Hi all, today we are starting with second chapter, assemblers. So लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि असेंबलर्स क्या होता है. असेंबलर्स आर नथिंग बट अ प्रोग्राम जो हम बेसिकली असेंबली लैंग्वेज स्टेटमेंट्स को कन्वर्ट करने में हेल्प करता है टू टारगेट मशीन कोड. सो असेंबली लैंग्वेज आर बेसिकली लो लेवल लैंग्वेजेस ऑफ द प्रोग्रामिंग कि जब भी कोई भी हम कंपाइल करते हैं प्रोग्राम तो वो एक पर्टिकुलर असेंबली लैंग्वेज यानी माइक्रो प्रोसेसर मैक्रोस में कन्वर्ट हो जाता है एंड देन वी इट इज डिसाइडेड कि मशीन कोड कौन सा है, कौन से प्लेटफॉर्म पे, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम पे किसको कैसे लैंग्वेज में समझ में आ जाएगा. सो असेंबलर का काम है बेसिकली कि असेंबली लैंग्वेज कोड यानी जो .exe कोड्स जो बनता है कंपाइल करने के बाद वो प्रॉपरली इसको ऑब्जेक्ट कोड में फिर कन्वर्ट करे. ऑब्जेक्ट कोड मतलब उस टारगेट मशीन पे कौन सा कन्वर्जन, कौन सा मशीन लैंग्वेज है वो लैंग्वेज में एग्जैक्टली इसको कन्वर्ट करे. Advantages of assemblers are it gets better performances out of the processor क्योंकि प्रोसेसर काफी टाइम बिजी होता है तो जितना पॉसिबल होता है उतना वो बेटर परफॉर्म करते हैं. And second, it also helps us to gain access of a specific characteristics of hardware that might not be possible from the higher level language. यानी कुछ हार्डवेयर की यूजेज के ऐसे पॉसिबल हो सकते हैं जैसे सीपीयू रजिस्टर्स हुआ हो, कुछ और हुआ हो, तो वो असेंबली लैंग्वेज से बहुत इजी पड़ता है टू आइडेंटिफाई टू राइट एन इंस्ट्रक्शन रादर देन हाई लेवल लैंग्वेजेस. But there is also a disadvantage of assembly language. The first one is that it requires the use of an assembler to translate a source program into an object code. Now, as we know कि assembler का काम ही है मतलब अलग से एक हार्डवेयर लगता है सॉरी अलग से एक प्रोग्राम लगता है जो ये सोर्स प्रोग्राम को टारगेट एग्जैक्टली ऑब्जेक्ट कोड या मशीन कोड में कन्वर्ट करे. सो दैट इज द ओवरहेड प्रॉब्लम. Second is these are language specific to a given microprocessor or computer and hence are not portable. Language specific मतलब अगर आप Windows यूज कर रहे हो तो उसका अलग होगा, अगर आप Linux यूज कर रहे हो तो उसका अलग होगा. सो आप एक कोड जिस डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन करोगे हर बार उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये चीज पोर्टेबल नहीं है क्योंकि वो लैंग्वेज डिपेंडेंट है, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है. So, ऐसा नहीं है कि जावा के जैसा कि राइट वंस रन एनीवेयर, इट इज नॉट दैट पॉसिबल. So this is the basic structure of an assembler. An assembler is a program that accepts an assembly language as the input program and produces its machine equivalent language from the loader. तो ये है language program. ये जो भी assembly language में convert हुआ है वो assembler के पास जाता है और target machine का जो भी machine code है उसमें इसको convert करता है. This database is connected to the assembler just in case अगर कोई data लेना हो. So here is the basic working of an assembler. This is the source code. This is the compiler. Assembly language source code है compile होता है, compiler compile करके उसको assembler language में डालता है. Assembler converts to the object code. Object code convert होने के बाद जो linker है वो उसको executable code कौन सा है वो बता देता है, भेज देता है और जो लोडर है वो मेमोरी में डेटाबेसेस में स्टोर कर देता है to move data continuously in and out as and when needed. So ये ऊपर ऊपर था. अपन in detail will see the working of assembler in further videos. First we'll go through what are the basic features of an assembler. So assembler provides basically three features with simplified and ease of programming. अभी ये जो assembler होता है वो ट्रांसलेट करता है निमोनिक ऑपरेशन कोड्स को टू मशीन लैंग्वेजेस. निमोनिक ऑपरेशन कोड्स मतलब जैसे हमने बोला कि माइक्रो प्रोसेसर आपने लास्ट टाइम किया था, दैट इज दैट असेंबली लैंग्वेज. तो वो जो ऑप कोड्स होते हैं, जो इंस्ट्रक्शंस आप लिखते हो उसको वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, सिंबॉलिक नेम्स को कन्वर्ट करता है. So what are these opcode mnemonic? An opcode is a symbolic name for a single executable instruction, and there is at least one opcode mnemonic defined for each machine language instruction. So these mnemonics or these opcodes are nothing but an symbol. किसका symbol है? जो machine instructions हम लिखते हैं उसके symbolic representations है. ये रहा, देखो. When we write move EAX, now move is a mnemonic यानी ये एक opcode है. EAX is the destination, comma 1 this is the source. इसका मतलब ये है कि ये जो value 1 है वो यहाँ पे इस destination पे हमको move कर देनी है. So ये जो हुआ इसको हम mnemonics बोलते हैं. This is the mnemonics, this is the destination, comma source. तो ये उसका syntax है, ये उसका example है.
ये निमोनिक्स का बेनिफिट ये है कि आपको मेमोराइज नहीं करके रखना पड़ता. यू कैन यूज ऑल द निमोनिक्स अवेलेबल एज एंड व्हेन नीडेड फॉर व्हाट इंस्ट्रक्शंस यू आर गोइंग टू परफॉर्म. Next is the data sections. Data sections are basically used for the instructions to define data elements की कौन सा data होगा, कौन सा variable होगा, क्या instructions होंगे, उनके data types कौन से होंगे, उनका length क्या होगा, कितना amount of data वो store करेगा, all this information. And the last feature is assembly directives or pseudocode operators. Assembly directives are nothing but the instructions that are executed by an assembler at the assembly time. यानी प्रोग्रामर्स ने अगर आर्बिट्री कोई भी नाम दिया है, कोई भी सिंबल दिया है, उसको रेफर किया है, तो ये सब जो डायरेक्टिव्स होते हैं वो जब असेंबलर रन होता है, जब वो कन्वर्जन करने का असेंबली टाइम होता है, तभी इन सारे इंस्ट्रक्शंस को वो एग्जीक्यूट करता है. Now, assembly language program contains three kinds of statements. अभी क्या क्या statements है? पहले है imperative statements, next is declaration statements, and third are assembler directives. So imperative statements are nothing but the executable statements जो clearly machines को समझ में आता है कि exactly करना क्या है. So ये जो statements होते हैं वो basically बताते हैं कि क्या actions perform करना है. When those instructions are executed, then what actions must be taken. So example देखो इसका move a, 1 इसका मतलब होता है कि ये जो 1 वैल्यू है वो हमें a में मूव करना है इन रजिस्टर a. तो जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है तो कंप्यूटर को सिस्टम को डायरेक्टली समझता है कि इस इंस्ट्रक्शन का मतलब है कि हमको टास्क परफॉर्म करना है कि a रजिस्टर में ये वैल्यू जाके स्टोर करना है. So these are nothing but imperative statements. Next is declaration statements. These are non-executable statements. They declare constants or storage programs areas in a program. ये सब जो होता है वो non-executable statements होते हैं. For example, see x ds2. In this ds, that is declared storage, it reserves memory area of one word and associates the name x with it. मतलब ये ds is nothing but declared storage होते हैं. जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा थे डिक्लेयर कॉन्स्टेंट्स और स्टोरेज एरियाज. अभी मुझे स्टोरेज चाहिए 2 का स्टोरेज चाहिए, तो हम क्या करेंगे, वो स्टोरेज को एक नाम देंगे, तो वो नाम आएगा x ओवर हियर और 1 वर्ड का मेमोरी हम इस ds के नाम पे स्टोर कर देंगे. नेक्स्ट आर असेंबलर डायरेक्टर्स. Now, assembler directives क्या करता है? It instructs the assemblers to perform certain actions during the assembly of a program. यानी assembler instruct करता है, ये असेंबलर डायरेक्टिव्स जो है वो असेंबलर को इंस्ट्रक्ट करता है कि क्या एक्शंस परफॉर्म करना है व्हाइल यू आर रनिंग द प्रोग्राम. फॉर एग्जांपल ABC स्टार्ट 1000 एंड, मतलब इट इंडिकेट्स वेयर टू स्टार्ट द असेंबली ऑफ एन इनपुट प्रोग्राम इज टू बी परफॉर्म. यानी स्टार्ट 1000 एंड मतलब स्टार्ट करो इस लोकेशन से एंड देन व्हेन यू आर फिनिश देन एंड इट. सो ये इंस्ट्रक्शंस देता है असेंबलर को कि कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ पे हॉल्ट करना है, कहाँ पे ब्रेक लेना है एंड सो ऑन. सो व्हाइल रनिंग द प्रोग्राम ये डायरेक्टिव्स इनको गाइड करता है इन शॉर्ट. सो अब तक बेसिकली हमने देखा है कि असेंबलर होता क्या है, असेंबली लैंग्वेज क्या होती है. सो लेट अस गो थ्रू एन एग्जांपल. सो हियर इज एन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम. When the user wants to communicate with the computer, he has a lot of languages like English है, C है, C++ है, Java है, assembly language, machine language, etc. ये जो ऊपर की लैंग्वेज है ये सब प्रोग्रामर्स के लिए होती है और ये सब जो लैंग्वेजेस होती है वो हम मशीन लैंग्वेजेस के लिए यूज करते हैं. सो यहाँ एक एग्जाम्पल दिया हुआ है. सी हमने एक प्रोग्राम लिया हुआ है स्टार्ट BALR 15,0 using begin plus 2,15 SR 4,4. अभी ये सब begin में लिखा हुआ है. This loop मतलब हमें continuously ये सब instructions चाहिए है. So इन सब का मतलब क्या है? The program is not aware to where to load the program from and where to start the program. The BALR instructions is used for loading the base register. मतलब ये इंस्ट्रक्शन क्या होता है कि बेस रजिस्टर को आप लोड करो. सो इसमें ये प्रॉब्लम्स आती है. अभी इसका डिस्क्रिप्शंस देखो क्या क्या है. यूजिंग इंस्ट्रक्शन टेल्स द रजिस्टर कि whether the base registers can be used and what register will contain. Using is a pseudocode or a pseudo opcode to indicate the type of the register.
A pseudo opcode is an assembly language instruction that specifies an operation of the assembler. तो यहाँ पे आपने देखेगा using